नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 25 जुलाई बृहस्पतिवार को लोकसभा में जो सीन क्रिएट हुआ, धक्का मुक्की और मारपीट होते होते बची। और ये परिस्थितियां क्यों क्रिएट हुई? एक बार फिर राहुल गांधी को देखा गया अपने सांसदों को उकसाते हुए, और उधर से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो अपनी कुर्सी छोड़ कर के आगे की तरफ आ गए थे, और कांग्रेस के सांसदों की तरफ से भी कई पीछे से कूदते फांदते हुए आगे की तरफ पहुंच गए थे। ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, और ऐसा कौन सा वाकया हुआ था जिसके चलते ये टकराव की नौबत पार्लियामेंट के भीतर देखने को मिली? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मुंह लगे चरणजीत चन्नी जालंधर से चुन करके आए हैं, और उनको बजट पर बोलने का मौका कांग्रेस की तरफ से दिया गया। अब ये किसकी चॉइस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन इस समय राहुल गांधी हैं। अपनी पार्टी में किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, और किसको किस मुद्दे पर बोलना है, किन किन मुद्दों को टच करना है, ये सब राहुल गांधी और उनकी टीम ही तय कर रही है। तो चरणजीत चन्नी जिस अंदाज में बोल रहे थे, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री का भी लिहाज नहीं कर रहे थे, गृह मंत्री का भी नहीं कर रहे थे, वित्त मंत्री का भी नहीं कर रहे थे, उससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में एक रणनीति बनाई गई है पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर के लिए, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। राज्यसभा में सभापति के लिए अपमानजनक स्थिति पैदा करो, लोकसभा में स्पीकर के लिए करो, और दोनों सदनों में टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी छवि, उन्हीं पर अटैक करो। तो चरणजीत चन्नी ने भी खड़े होते ही जिस तरह का रुख अख्तियार किया, वो हैरान करने वाला था। मेंबर, कहां है प्राइम मिनिस्टर, कहां है होम मिनिस्टर, माननीय कहां सदस्य है हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। चरणजीत चन्नी जब से खड़े हुए बजट पर बोलने के लिए, तभी से प्रधानमंत्री को ललकार रहे थे, होम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, यानी उनकी सारी सरकार को ही, और सरकार की सिंसियरिटी को एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। ये जो हवा भरी हुई थी उनके भीतर, वो किसके द्वारा भरी गई थी? और उन्होंने ये जो गुब्बारा फूलता है ना आदमी का किसी का, इसमें वो कब बहक जाए और कब क्या कह दे पता नहीं चलता है। एक महीन सी रेखा ही तो होती है, उसको लांग करके आप कब आगे बढ़ जाएं और कब अपनी ही पार्टी और अपने ही नेताओं की भद पिटवा दें, पता नहीं चलता। सुनिए इन्होंने क्या कहा, जिस पर पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जम करके बवाल हो रहा है इस समय। उसको गोलियों मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा
पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। किसके बारे में बात कर रहे थे ये? कि 20 लाख लोगों ने जिनको चुन करके यहाँ सांसद के रूप में भेजा, उनको फ्रीडम इस ऑफ स्पीच नहीं है। अमृतपाल के बारे में, खालिस्तानी अमृतपाल, जिस पर एनएसए है और जो इस समय डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, पंजाब से करीब करीब 3000 किलोमीटर दूर। और हैरत की बात यह है, निर्दलीय खडूर साहब से पर्चा भरा और भारतीय जनता पार्टी को, अकाली दल को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, सबको हरा करके वहां से चुनाव जीत गए। एक दिन चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और अमृतपाल सिंह वहां से चुनाव जीत करके लोकसभा के सदस्य हो गए। ऐसे व्यक्ति की हिमायत कर रहे थे खड़े होकर के चरणजीत सिंह चन्नी। वो पूछ रहे थे कि जिनको 20 लाख लोगों ने चुन करके भेजा है, उनको सरकार ने उठा करके जेल में बंद कर रखा है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रही है सरकार, और क्या ये एक तरह की इमरजेंसी नहीं है? जब इसकी चौतरफा आलोचना शुरू हो गई, तब कांग्रेस पार्टी को शायद एहसास हुआ कि साहब ये गलत कह गए और इस पर तो बड़ी भद पिटने वाली है। बहुत सारे लोगों ने अब पुरानी चीजों को उखाड़ना शुरू कर दिया, उधेड़ना शुरू कर दिया कि पहले जर्नैल सिंह भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही पैदा किया, खड़ा किया, जिसके चलते पंजाब को बहुत बुरे दिन देखने पड़े और खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया। और कौन फाइनेंस करता था भिंडरावाले को, ये भी किसी से दबा छिपा नहीं है। बहुत सारे अब किताबें भी हैं और रिपोर्ट्स भी हैं, कैसे ज्ञानी जैल सिंह ने अकालियों को लेट डाउन करने के लिए उसे खड़ा किया, उसके बिल भरे चंडीगढ़ के एक होटल के। कई दूसरे मामलों में भी संलिप्तता थी उनकी, और बाद में वही ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने। और उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, ये कोई भूल नहीं सकता है। जिनको पंजाब के उन काले दिनों की जानकारी है, या जो उस दौर के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन घटनाओं के बारे में जानते हैं, वो कभी नहीं भूल सकते हैं कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने क्या पाप किए थे और उसका नतीजा क्या हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, जिसमें भिंडरावाला भी मारा गया, उसके जो सुरक्षा को देखने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल एक्स, वो भी मारे गए। इसके अलावा बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, बहुत सारे निर्दोष भी मारे गए। और बाद में जिन्होंने ये काम कराया, ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया, वो इंदिरा गांधी भी अपने सिख सुरक्षा कर्मियों के हाथों अपने सरकारी आवास में, प्रधानमंत्री आवास में मार दी गई। उसके बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, 3000 के आसपास सिख मार डाले गए, उनके गले में जलते हुए टायर डाल करके उनको जला दिया गया। कितने काले दिन थे वो। और अब फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले और फरवरी के महीने में अजनाला पुलिस स्टेशन पर एक तरीके से हमला बोलने वाले अमृतपाल को अगर एनएसए लगा करके डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है ताकि एक और शैतान पैदा ना हो जाए, तो चरणजीत सिंह चन्नी उनकी हिमायत में बोल रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के। जयराम रमेश को ट्वीट करना पड़ा और इन्होंने कहा कि चरणजीत चन्नी ने जो अपने व्यूज एक्सप्रेस किए पार्लियामेंट में, तो वो उनके अपने हैं और कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है।
आप यकीन करेंगे क्या? अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री, अपने ही सांसद जालंधर से चुन करके आए और जो बजट पर बोलने के लिए अधिकृत किए गए पार्टी की तरफ से, उनसे जयराम रमेश पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश के ये जो ट्वीट हैं कि पल्ला झाड़ने वाले किसी के बयान पर जब पार्टी घिर जाए, सवालों में आ जाए, ये कोई नई बात तो है नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी से पहले इनका एक और देख लीजिए, ये दिग्विजय सिंह के एक बयान पर सर्जिकल स्ट्राइक और कुछ दूसरे मसलों पर उन्होंने एक बयान दिया था, उससे भी इन्होंने पल्ला झाड़ा था। एक और देखिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी के किसी बयान से इन्होंने पल्ला झाड़ा था। एक और देखिए, सैम पेट्रोडा, जिन्होंने देश के भीतर ही रहने वाले लोगों, किसी को चीनी बता दिया था कि चीनी जैसे लगते हैं, किसी को अफ्रीकन बता दिया था, किसी को गोरे बता दिया था, किसी को अरबी बता दिया था। उसका भी इन्होंने खंडन कर दिया कि उन कांग्रेस से इस बयान का कोई लेना देना नहीं, जबकि सब जानते हैं कि इनकी जो कांग्रेस है विदेश मामलों की, उसके वो अध्यक्ष हैं। लगातार इनकी तरफ से इस तरह के बयान, मनीष तिवारी का भी एक लेख छपा था अग्निपथ पर, उससे भी दूरी बना ली इन्होंने। और ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं भाई? चरणजीत चन्नी के बारे में कौन नहीं जानता है? और चरणजीत चन्नी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के बारे में ललकार करके पूछा कि कहां है वो, इससे ज्यादा असभ्यता और क्या हो सकती है? और जिस तरह अमृतपाल का एक तरीके से समर्थन किया, उसने तो पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करके रख दिया। और जो रवनीत बिट्टू के साथ इनकी झड़प हुई, वो जरा देखिए, उसने तो इनको पूरी तरीके से एक्सपोज ही कर दिया। आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। ये रवनीत सिंह बिट्टू ने एक तरीके से चरणजीत चन्नी को सदन के भीतर ही धो करके रख दिया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब के सबसे अमीर लोगों में से है, ये गरीबों की बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के। मी टू केस में ये इन पर गंभीर आरोप लगे, करप्ट ये, और कई दूसरे मामले इनके ऊपर, कई दूसरी जांच इनके खिलाफ चल रही है। ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? और कांग्रेस की चरणजीत चन्नी ने आखिर सदन के भीतर ही खड़े होकर के भद क्यों पिटवा दी? बड़बोलापन, अहंकार तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक रणनीति भी दिखाई दे रही है। और ये रणनीति किसके स्तर पर बनी थी? उन्हीं के स्तर पर बनी थी जिन्होंने चरणजीत चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। और आपको वो घटना याद होगी जब चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री थे, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए पंजाब गए थे। किसी भी देश के प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है वो टॉप लेवल पर उसको रखा जाता है।
लेकिन इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डलवा दिया था। वो जब जा रहे थे तो आम तौर पर जिस रास्ते से वो गुजरते हैं वो पूरी तरीके से साफ होता है। किसी तरह की कोई बाधा रुकावट हो ही नहीं सकती है जहां से प्रधानमंत्री गुजरते हैं। लेकिन अचानक वहां बहुत सारे लोग आसपास के गांव से पहुंच गए और सड़क को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया, बाधित कर दिया। प्रधानमंत्री एक पुल के ऊपर करीब 15 से 20 मिनट तक खड़े रहे और इस पुल से पाकिस्तान की सरहद मात्र 25 किलोमीटर बताई गई है। यानी प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खतरनाक जोन में खड़े हुए थे और वहां से वापस आ गए। प्रधानमंत्री फिरोजपुर नहीं गए और भटिंडा एयरपोर्ट से जब वो अपना विमान ले रहे थे वापसी के लिए दिल्ली के लिए, तो वहां तैनात एक अफसर को उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जीवित बच करके वापस दिल्ली लौट रहा हूं। ये वही चरणजीत चन्नी है। एक बात और, इससे आप जरा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि चरणजीत चन्नी को क्यों खड़ा किया गया पार्लियामेंट में बोलने के लिए। एक दिन पहले की ही बात है, किसानों के नाम पर जो आंदोलन किए जाते हैं या आंदोलन करने वाले हैं, वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे थे और वहां पर उनसे उनकी मुलाकात कराई गई थी। ये वहां के सीन है और ये जो ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। और ये वही डल्लेवाल है जिसने ये कहा था लोकसभा चुनाव से पहले और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद कि साहब, नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस समय बहुत ऊपर है और वो जो है नीचे लानी है। समय बहुत कम है और ये काम हमें करना है। आप बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊन ਕਰ ਲਾਂ। इनको कौन लेकर के आया था राहुल गांधी से मिलवाने के लिए? चरणजीत चन्नी। चरणजीत चन्नी ही इनके साथ आए थे और राहुल गांधी से मिलवा करके इनको वापस भेजा। इस डेलीगेशन में जरा देखिए, इसमें राहुल गांधी के अगल बगल दल्लेवाल खड़े हैं, पंधेर खड़े हैं, कुछ दूसरे नेता खड़े हैं और पीली पगड़ी में जो दो लोग खड़े हैं इनमें एक चरणजीत चन्नी भी है। और इनसे मुलाकात करने के एक दिन के बाद ही फिर राहुल गांधी ने इनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए कहा। बजट पर कम बोले, दूसरे विषयों पर ज्यादा बोले, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश करते रहे। बिट्टू को भी बेइज्जत करने की कोशिश की गई, उनको गद्दार बताने की कोशिश की गई और बिट्टू ने तो इनका हिसाब किताब वहीं खड़े होकर के कर दिया। तो राहुल गांधी क्या खेल खेल रहे हैं, ये पूरी घटना से एक्सपोज होता है और इन्हीं नासमझियों की वजह से पूरी कांग्रेस के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर और जो देश विरोधी ताकतें हैं यानी खालिस्तानी हैं, उस जमाने में यानी इंदिरा गांधी के समय जर्नैल सिंह भिंडरावाले को खड़ा करना और अब अमृतपाल की पैरवी करना पार्लियामेंट में खड़े होकर के, इससे पता चलता है
कि कांग्रेस ने ना तो इंदिरा गांधी की हत्या से कोई सबक लिया, ना सिखों के कत्लेआम से कोई सबक लिया, ना पंजाब के उन काले दिनों से, ना ऑपरेशन ब्लू स्टार से। और अब फिर एक खतरनाक खेल कांग्रेस खेल रही है, जिसको एक तरीके से उन्हीं की पार्टी से आए रवनीत सिंह बिट्टू ने एक्सपोज करने का काम पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के किया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।